हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा यूनिट है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है वो आप सबको पता है। अब फिजिकल फिटनेस को तीन लैंग्वेज में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है क्या, जो इंसान दिखने में ठीक ठाक है, हेल्दी है, उसको हम फिजिकल फिट कहते हैं। सेकेंड है जो इंसान अपना हैवी वर्कआउट करके भी इतनी एबिलिटी रखता हो कि कोई और काम भी कर सके। थर्ड है जिसके सारे सिस्टम्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उसको हम फिजिकल फिट कहते हैं। बट ये फिजिकल फिटनेस टोटली डिपेंड करती है चार कंपोनेंट्स पे। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ क्या है? टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। हमारी एक फोर्स होती है, हमारे मसल्स में एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है एक फोर्स लगाने की उस रेंज तक। जब हम उस रेंज के आगे फोर्स लगाते हैं उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पत्थर है। कोई इंसान को, किसी इंसान को यहाँ से पत्थर ऊपर को लेके आना है। एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है। यहाँ से आसानी से इंसान को यहाँ से पत्थर यहाँ तक आसानी से ले आएगा एज कम्पेयर टू यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? ये जो हाइट है, ये हाइट इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारी फोर्स लगेगी, यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ लगेगी, जो फोर्स से बढ़ के लगेगी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? हमारे जितना मसल्स का साइज बड़ा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जितने हमारे मसल्स में जितना हैवी वेट होगा, दो इंसान हैं, एक हैवी वेट है और एक लाइट वेट। हैवी वेट, मोस्टली हैवी वेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट वेट वाली मसल्स की। सेकेंड है हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, फास्ट ट्विच मसल्स और स्लो ट्विच मसल्स। वाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स हम कहते हैं। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं ये हमारे वाइट फाइबर्स होते हैं और स्लो ट्विच फाइबर्स हमारे रेड फाइबर्स होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फास्ट करते हैं, फोर्स जल्दी और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा शो होती है। स्लो ट्विच फाइबर्स लेट करते हैं, कम करते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ नॉर्मल रहती है, कम रहती है। बट इसको हम जो स्लो ट्विच फाइबर्स और रेड ट्विच फाइबर्स हैं, इनको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते किसी भी ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि ये हमें जेनेटिकली मिलते हैं। सेकेंड है आपका स्पीड। स्पीड एक्शन पे रिएक्शन, हमारे मसल्स की एक्शन पे रिएक्शन, ये टोटली मोस्टली 90% डिपेंड करती है हमारे नर्वस सिस्टम से। हमारे न्यूरॉन्स, हमारे एक्सॉन्स जितनी जल्दी एक्शन करेंगे हम उतनी जल्दी एक्शन करेंगे, हमारी वही स्पीड भी नहीं होगी। सेकेंड ये डिपेंड करती है फास्ट ट्विच फाइबर्स पे और स्लो ट्विच फाइबर्स पे। फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या करते हैं? हमारा फंक्शन हमारा जल्दी करवाते हैं, हमारा एक्शन जल्दी करवा देते हैं। सेकेंड है आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स हमारी एबिलिटी, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एबिलिटी। ये टोटली डिपेंड करता है हमारी वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? हमारे लंग्स कितनी कैपेसिटी तक एयर को अपने अंदर समा सकते हैं, इनहेल हम कर सकते हैं, अपने अंदर उसको होल्ड कर सकते हैं। एंड्योरेंस मीन्स जब हम लंबे समय तक एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी, जैसे आप गेम्स ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, जो हम कम से कम 1 घंटे तक हम 70 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट्स तक कंटिन्यू खेलते रहते हैं, और जिसमें हमें सांस हमारा फूलता है, नॉर्मल होता है, फूलता है, हमारा नॉर्मल होता है, उसको हम एंड्योरेंस कहते हैं। हमारा जो स्टेमिना कह सकते हो आप, सिंपल लैंग्वेज में स्टेमिना कह सकते हो। ये एंड्योरेंस इंप्रूव कैसे होता है? हमारी वाइटल कैपेसिटी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी। जितनी हम ऑक्सीजन, जितनी हम एयर अपने अंदर समा लेंगे उतनी ही हमारी एंड्योरेंस बढ़ेगी। सेकेंड लास्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव होती है, कैसे शो होती है? फ्लेक्सिबिलिटी टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ हमारे जॉइंट्स। अब ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो हमारे मसल्स पे डिपेंड करती है। हमारे मसल्स जितने
स्ट्रांग मूवेबल स्ट्रेच होंगे, हमारी स्ट्रेचिंग उतनी आसान और रेंज तक होगी। सेकेंड है हमारे जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स, सभी जॉइंट्स की एक जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ले लो, जब एज आप हमारे ले लो, शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट, इसको हम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, लेकिन हम लेग्स को नहीं घुमा सकते, हम नी जॉइंट्स को नहीं घुमा सकते। ये हमारे जॉइंट्स की रेंज और जॉइंट्स के डिज़ाइन कह सकते हो आप, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। फिलहाल यही हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो मीन हमारा हार्ट रिलेटेड, हमारी ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी दोनों का कम्बिनेशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियक सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें। सबसे पहला पॉइंट होगा साइज ऑफ हार्ट। आपने सिंपल लैंग्वेज में सुना होगा, कोई इंसान किसी काम को करने लगता है जिससे उसको डर लगता है, वो शिवरिंग करता है। शिवरिंग कैसे करता है? उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, शिवरिंग करता है, अंदर ही अंदर वो डर जाता है। हम उसको क्या कहते हैं, इसका दिल बहुत कमजोर है, दिलेर नहीं है ये, इसका दिल बहुत कमजोर है। दिल का कमजोर होना मीन्स इसका कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन नहीं करता। साइज ऑफ हार्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट का साइज एक तो बढ़ जाता है, दूसरा स्ट्रांग हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, आपने सबने हार्ट देखा ही होगा, डेफिनेशन उसकी डायग्राम। मान लीजिए हार्ट की डायग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका ठीक है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। इसकी जो बॉल्स होती है ना, जो इसकी बॉल्स होती है, जिसकी लेयर होती है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से वो स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग होने से हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है और ये अपना काम प्रॉपरली करना शुरू कर जाता है। सेकेंड है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट में हमारा हार्ट, हमारा जो वेंट्रिकल और ऑरिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल है, ये एक बीट में कितना ब्लड पंप करते हैं बॉडी में, जान लेते हैं। नॉर्मल अगर पर्सन की बात करें तो 50 to 60-70 ml तक ही ब्लड पंप होता है, लेकिन जो ट्रेन्ड एथलीट होते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका ब्लड 80 to 90 ml तक पंप होता है। जो हाईली ट्रेन्ड होते हैं, जो ओलंपिक वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, चैंपियन वगैरह होते हैं, उनका ब्लड 100 to 120 ml पंप करता है। ये उनकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है। ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ती है? नॉर्मल पर्सन में ब्लड 5 लीटर, जो थोड़ा नॉर्मल से भी कम हो उसका 3 to 4 लीटर। जो हाईली ट्रेंड होते हैं, नॉर्मली जो ट्रेंड होते हैं, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका 6 to 7 लीटर होता है। बट जो हाईली ट्रेंड होते हैं उनका 8 लीटर तक पहुंच जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने से। ये फायदा है। हार्ट रेट, नॉर्मली हमारी हार्ट रेट 72 बीट्स जो नॉर्मल एवरेज गिनते हैं पर मिनट होती है। हार्ट रेट बढ़ती नहीं है, हार्ट रेट कम होती है। क्यों? क्योंकि हम एक जब हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे लंग्स हमारे एक ब्रीदिंग में, एक इनहेल में ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, हमारी
सेम ऐसे ही हमारी जो हार्ट रेट है वो कम होगी। हमारी हार्ट रेट 72 टाइम्स नॉर्मल पर्सन में होती है। जैसे जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते जाएंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करते जाएंगे, हमारी हार्ट रेट कम होती है। कम होने का हमें नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, क्योंकि हम उसी एक हार्ट बीट में ज़्यादा ब्लड पंप करेंगे। जो हाईली ट्रेन पर्सन होते हैं उनकी हार्ट बीट कम से कम 30 to 40 तक पहुंच जाती है पर मिनट, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन जो 72 बीट्स में काम करता है वो अपना काम 30 to 40 बीट्स में ही कर देते हैं। ये हमें फायदा होता है, उसका हमें ज़्यादा फायदा होता है। जितनी कम होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कार्डिक आउटपुट होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। बीट कितनी है, हम एक मिनट में कितनी बीट हुई, हार्ट बीट कितनी हुई, और एक बीट में कितना ब्लड पंप किया, वो जितना रिजल्ट आता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। टोटल आउटपुट हमारी कितनी है। हार्ट रेट हमेशा कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगी। जितनी हार्ट रेट कम होगी स्ट्रोक वॉल्यूम उतनी ज़्यादा, और कार्डिक आउटपुट उतनी नहीं, और कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक मिनट में हमारा हार्ट रेट 70 टाइम्स बीट की इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी, अगर हम हाईली ट्रेंड हैं तब हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम 100 to 120 ml तक जाएगी, लेकिन फिर हार्ट बीट कम हो जाएगी। हार्ट बीट मान लो हमारी 40 पहुंचेगी और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी 100 ml, तो हमारी कार्डिक आउटपुट क्या होगी 4000 ml। जो एज पर्सन होते हैं उनकी स्किन जगह जगह पे डेड भी होती है, हाथों में देख लो, बाजू में देख लो, डेड हो चुकी होती है। हम अगर उन्हें पिंच भी करते हैं तो उनको पेन महसूस नहीं होती। क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि उनके वो सेल डेड हो चुके होते हैं। अब सेल कैसे डेड हो जाते हैं? क्योंकि टाइम टू टाइमली उनकी कैपिलरीज होती हैं जो टिप पे होती हैं, जो हमारे सेल्स में कैपिलरीज पहुंचती हैं, वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। उनमें सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है और उनकी जो स्किन है वो डेड होना शुरू, सेल डेड हो जाती है, स्किन डेड हो जाती है। अब वो कैपिलरीज काम करना कैसे बंद करती है? क्योंकि उनको पीछे से ब्लड पंप में नहीं आ रहा, प्रेशर में नहीं आ रहा, ब्लड पंप नहीं हो रहा, तो कैपिलरीज। अब अगर हम जनरली एक छोटी सी एग्जांपल लें, घरेलू एग्जांपल लें, तो हमारे अगर हर घर में नल लगे होते हैं, पाइपें बिछी होती हैं, तो एक मेन पाइप होती है। अगर उस मेन पाइप में पानी रोज प्रेशर के साथ आएगा, तभी जो घरों में छोटी छोटी जो छत के ऊपर होंगे या डबल स्टोरी पे होंगे या ट्रिपल स्टोरी पे छोटे छोटे नल लगे होंगे, पानी तभी वहां तक पहुंचेगा अगर पीछे से प्रेशर में पानी आएगा। अगर पानी नॉर्मल आता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा उनमें पानी ऊपर चढ़ना बंद कर देगा और उनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। अगर डेली प्रेशर में आएगा तो ठीक रहेगा, पानी प्रॉपर पहुंचता रहेगा। यही हाल हमारी बॉडी का है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते रहेंगे, हमारा ब्लड प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा, प्रॉपर स्ट्रोक वॉल्यूम हाई रहेगी, कार्डिक आउटपुट अच्छी रहेगी, तो ब्लड हमारा प्रेशर में जाएगा, बॉडी के हर पार्ट में जाएगा। कैपिलरीज जो ब्लॉक हो जाती हैं वो भी प्रेशर के साथ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। जो हमारे यहाँ पे कैपिलरीज होंगी, यहाँ पे कैपिलरीज होंगी, हमारे यहाँ पे कैपिलरीज होंगी, वहाँ पे ब्लड प्रॉपर जाता है जब प्रेशर में हो। अगर प्रेशर में नहीं आएगा तो धीरे धीरे ब्लड का फ्लो डाउन होता जाएगा, जिससे हमारे सेल्स डेड होते जाएंगे। तो इसलिए हमारे रेगुलर एक्सरसाइज करने के फ़ायदे ये हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सरसाइज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्टली हमारा हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स।
विगरस एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स फाइबर्स इम्प्रूव होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मसल्स फाइबर्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे मसल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी मीन मसल्स का साइज बढ़ना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। जब रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज होगी, हमारे हर बॉडी पार्ट एक्टिव होगा, तो हमारी कैपिलरी, हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स भी होंगे जहाँ पे पार्ट्स का ज़रूरत ज़्यादा होगी ब्लड की, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन तो ब्लड ही पहुँचाएगा। तो ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वहाँ पे कैपिलरीज कम होने की वजह से कम ऑक्सीजन पहुँचती होगी। बट ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे और ज़्यादा कैपिलरीज बनना, उनकी डाइवर्जेंस हो जाती है, उनकी और ज़्यादा कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती है, नई नई कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती है। थर्ड हमारा कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट्स। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे मसल्स पे ये इफेक्ट पड़ता है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिमूव हो जाता है। अब रिमूव कैसे होता है? जैसे मैंने थ्रू स्वेट, जहाँ और बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिससे हमारा जो फैट है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिले फटीग। फटीग होती है जो हमें थकावट जिसको हम कहते हैं, हल्का सा हम काम करते हैं, कई बार तो हम काम भी नहीं करते, बिना काम किए हम थक जाते हैं। फटीग का कारण क्या होता है? हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, इन सब का बनना, जब ये बनते हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी बॉडी में हम इनहेल करते हैं। कई बार क्या होता है, नॉर्मली जो एक्टिव पर्सन नहीं है या जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, वो क्या करते हैं, इनहेल एक्सेल थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इनहेल भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा और एक्सेल भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। इससे ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है, ना ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर सेल से आउट होती है। इसलिए हमें इनहेल भी प्रॉपर करना चाहिए और एक्सेल भी प्रॉपर करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन भी प्रॉपर सेल्स तक पहुंचे, वो अपनी ऑक्सीडेशन जो है वहाँ पे करे, और फिर एक्सेल भी प्रॉपर करना चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से बाहर निकले। जब हम ऐसा नहीं कर पाते, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किन्हीं कारण से बॉडी में रह जाती है। बॉडी में रहने के कारण हमें थकावट सी महसूस रहती है, हम अक्सर थके रहते हैं, काम ना भी करें तो भी हम थके रहते हैं। या फिर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, आप मान लो कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक सोरनेस पैदा हो जाती है, आपकी बॉडी ऐसे थोड़ी इरिटेट होती है, जल महसूस होती है, आपको जल, और आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि आप आगे कुछ कर पाएँ। वो सारा होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं कारण से हमारा फटीग होना शुरू हो जाती है। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये फटीग को भी कम कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहती नहीं, मतलब रिमूव होती रहती है, रोज़ रिमूव होती है एक्सरसाइज करने से, तो हमें फटीग महसूस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव। जो फाइबर्स हमारे कभी किसी ज़माने में काम करते थे, जब हम बचपन में खेलते थे, कूदते थे, तब काम करते थे। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम अपने और कई काम काजों में पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो काम का जो स्टर्नस एक्सरसाइज जिसको हम कह सकते हैं, विगरस एक्सरसाइज कह सकते हैं, हम नहीं कर पाते, काम नहीं कर, हैवी वर्क नहीं कर पाते, जिससे कुछ फंक्शंस जो हमारे फाइबर्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। बट जब हम फिर से एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वो फाइबर्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट। हमारा बॉडी पोस्चर आजकल आप देखते हो मैक्सिमम जो हमारी जनरेशन है, उनका बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं। क्यों करेक्ट नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई अपना स्टाइल बना के चलता है तो कोई किसी तरह चलता है, कईयों को वीकनेस होती है। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का पोस्चर भी ठीक रहता है, चलने का भी, बैठने का भी, उठने का भी, खड़े होने का, सब जो पोस्चर है हमारी बॉडी का वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स में इंजरीज लगना कॉमन सी बात है। पहली बात तो प्रिवेंशन इसकी ऐसे हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स या गेम्स, जब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए।
दूसरा, हमें इक्विपमेंट्स क्वालिटी के लेने चाहिए, प्रॉपर क्लॉथ होने चाहिए, हमारे क्वालिटी के पूरे कवर होने चाहिए। फिर भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारी स्किन है सॉफ्ट, वहाँ पे चोट लग जाए उसको हम सॉफ्ट इंजरीज कहते हैं। सबसे पहला हमारा एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? जब हम कहीं दौड़ रहे हैं, जहाँ ग्राउंड में अगर हम स्लिप हो जाते हैं, जहाँ यूँ मान लो दीवार है, दीवार पे फ्रिक्शन होनी चाहिए, ये तो फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं होता, बट जहाँ पे फ्रिक्शन है, अगर हमें वहाँ पर रगड़ लगती है तो हमारी स्किन वहाँ स्क्रैच हो जाती है, इसको हम एब्रेशन कहते हैं। नॉर्मली इस एब्रेशन कोई ज़्यादा इंजरी रिस्क नहीं है, ज़्यादा डेंजरस इंजरी नहीं है, बट डेंजरस तब होती है जब एक बार एब्रेशन होने पे दोबारा सेम वही जगह पे अगर ऑपरेशन हो जाए, दोबारा इंजरी हो जाए, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। या फिर ऑपरेशन में फॉरेन पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, तब वो ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट आपका कंट्यूजन। कंट्यूजन होता है कहीं हम चल रहे हैं तो चलते चलते अगर हमें कहीं घुटने पे चोट लग जाती है, या हम कहीं गिर जाते हैं एकदम प्रेशर के साथ जो हमारी बॉडी पे चोट लगती है और वहाँ पे एक निशान बन जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में नील कहते हैं। नील पड़ता है हमारी बॉडी नीली हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है, जिसको हम नील कहते हैं, वो तो हम कंफ्यूजन। उसका कारण क्या होता है? जब प्रेशर के साथ हमारी बॉडी पे चोट लगती है तो हमारी उस पार्ट की जो कैपिलरीज होती हैं या माइनर ब्लड वेसल्स कहते हैं ब्लड की, वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के कारण वहाँ पे जो ब्लड है फैल जाता है। ब्लड फैलने से वो पूरी जगह नीली हमें दिखाई देती है, उसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक्रेशन। लैक्रेशन चलते हुए भी हमें चोट लग जाती है, कोई हमें मारे तब भी चोट लग जाती है, कट लग जाता है। नॉर्मली ज़्यादा कट नहीं, नॉर्मली हमारी बॉडी में कहीं पे भी इस तरह कट लग जाना, इस तरह कट लग जाना, स्किन अलग हो जाती है, कट लगती है, स्किन अलग हो जाती है, उसको हम लैक्रेशन कहते हैं, जो कि नॉर्मली स्टिचेस के साथ ही ठीक होती है। उसका ट्रीटमेंट स्टिचेस के साथ ही किया जाता है, वो लैक्रेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा इंसीजन। इंसीजन नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में आप कह सकते हो, इंसीजन जो किसी ब्लेड के साथ, किसी नाइफ के साथ हमें कट लगता है। बेसिकली इंसीजन हम उसको कहते हैं जो हमें कट लगाया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जरी करते हुए, ऑपरेशन करते हुए हमें कट लगाया जाता है किसी कारण से भी, उसको हम इंसीजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। स्प्रेन लिगामेंट्स की इंजरी। लिगामेंट्स क्या होता है? जैसे ये मान लो दो बोन्स हैं, अब यहाँ पे एक फाइबर सा होता है जो इन दोनों बोन्स के एंड्स को ज्वाइंट करके रखता है, उनके अटैचमेंट रखता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, फाइबर से बना होता है, इसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। यहाँ पे इंजरी हो जाना उसको हम स्प्रेन कहते हैं। इंजरी के कारण क्या होते हैं? कहीं जंपिंग करना, प्रॉपर जंपिंग ना हो, प्रॉपर वे में जंपिंग ना होना, उससे लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, या फिर फोर्स लगने से इंजरी होती है लिगामेंट में, जिसको हम स्प्रेन कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रेन होता है टेंडेंस में इंजरी होता है। टेंडेंस क्या होते हैं? मान लो ये बोन है और ये ऊपर मसल्स, ये मसल्स हैं, जो मसल्स की कवरिंग है बोन के ऊपर। अब कुछ तो ऐसा होगा जो बोन और मसल्स को आपस में अटैच कर, यहाँ पे होते हैं फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो मसल्स और बोन्स को आपस में अटैच करते हैं, इसको हम टेंडेंस कहते हैं। टेंडेंस में इंजरी होना उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। टेंडेंस में इंजरी के कारण बहुत सारे होते हैं,
नॉर्मल कभी कभार हमें खुद दौड़ते हुए टेंडन में इंजरी हो जाती है अगर हम दौड़ते हुए दौड़कर ध्यान ना रखें। इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल है। एक एप्लीकेशन है जिसमें उसके इनको ट्रीट करने की, क्या? राइस। ये एक एप्लीकेशन है इनको ट्रीट करने की। राइस मीन्स रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। जैसे ही इंजरी हुई उसी टाइम स्पोर्ट्स पर्सन को या जिसको इंजरी, रेस्ट पे आना है। उसके बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आइसिंग करनी है। जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में क्या करते हो, घर में कभी चोट लग जाती है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं? आग का सेक देते हैं। किसी कपड़े को आग के साथ गर्म करके उसका सेक देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जितनी भी इंजरीज जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो रुकी होती हैं या थोड़ी बहुत इंजरीज होती है वो ट्रीट हो जाती है। सेम वैसे हम आइसिंग करते हैं। आइस वैसे तो ठंडी होती है लेकिन जब हम कंप्रेशन करते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी बहुत ज़्यादा, आग से भी ज़्यादा कंप्रेशन, उसकी हीटिंग होती है जो हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करती है। कंप्रेशन रहना चाहिए। 3-4 दिन तक आइसिंग करनी है, उसको गर्म पट्टी के साथ बांधे रखना है, रेस्ट पे रहना है। एलिवेशन मीन्स प्रॉपर उसी टाइम पे आके फिर से हम वापस अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई भी बोन, मोस्टली ये इंजरी शोल्डर और स्कैपुला में होती है। इसमें क्या होता है, हमारी बोन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर दूसरी पोजीशन पे चली जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आपने सुना होगा, कोई कहता है कि भाई किसी का अगर शोल्डर में चोट लग जाए तो कहते हैं उसका शोल्डर उतर गया। उतर गया मतलब शोल्डर का जो जॉइंट होता है ये अपनी पोजीशन से उतर के जहाँ तो चेस्ट वाली साइड चला जाता है या स्कैपुला वाली साइड चला जाता है, डिसलोकेट हो जाता है अपनी पोजीशन, जिसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। तो वापस उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको उसकी पोजीशन पे सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बहुत टाइप्स का होता है। सिंपल, सबसे पहले तो सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारी स्किन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैक्चर होता है अंदर ही होता है लेकिन स्किन को कट नहीं लगता। वैसे ही स्ट्रेस फ्रैक्चर है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मींस कंप्यूटर ट्रांसवर्स ओनली इन इम्पैक्टर फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, माइनस का फ्रैक्चर होता है। अक्सर हमें कहीं पे भी एक्सरसाइज करते हुए चोट लग जाती है, हमारे उसमें क्या फ्रैक्चर होता है, जैसे नॉर्मल सा बोन पे क्रैक हो जाता है। नॉर्मल सा क्रैक होने की वजह से हमारी बोन में उस पोजीशन पे अक्सर हल्की हल्की पेन रहती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग तो कंटिन्यू रहती है, एक गांठ सी बन जाती है वहाँ, उसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्टली इन्फेंट में होता है क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, मोस्टली उनमें होता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हमारी बोन बेंड हो जाती है, बेंड होकर टूट जाती है, जो नहीं भी टूटती बट बेंड हो जाती है, उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। जो मोस्टली इन्फेंट में होता है क्योंकि उनकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट होती हैं। कम्युनिटिव फ्रैक्चर होता है एक ही बोन का अलग अलग पार्ट में टूट जाना, बहुत सारे एक ही बोन का 3-4 जगह से टूट जाना, उसको हम कम्युनिटिव फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, मान लीजिए बोन, तो बोन एकदम से यहाँ से टूटता है, उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट ओब्लीक फ्रैक्चर क्या होता है, इसी को इस पोजीशन में टूट जाएगा, इसको हम ओब्लीक फ्रैक्चर कहते हैं। आगे आता है आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या है,
ये बोन टूटी, ये बोन दूसरी बोन में इम्पैक्ट हो जाए, वहां पे दस जाए, उसको हम इम्पैक्टेड बोन कहते हैं। जो एक बोन टूट के दूसरी बोन में दस जाती है उसको हम इम्पैक्टेड बोन कहते हैं। ये आपके फ्रैक्चर्स थे अलग अलग टाइप्स के। इनका कारण क्या है? अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करते, ये कारण है। अगर हम स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में हमें गेम्स खेलते हुए इंजरी होती है, तो हम जहाँ तो प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे, या हमारे ग्राउंड में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, या हमने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया हुआ, या बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे फ्रैक्चर हो जाता है। अब स्पेन स्ट्रेन का मैंने आपको बता दिया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, डिसलोकेशन का भी होता है। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट सिंपली सबसे पहले उसी टाइम पे रेस्ट सबसे पहला ट्रीटमेंट है। अपनी उस बॉडी का जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को मूव नहीं करना, उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से फ्रैक्चर वगैरह होता है, उससे 2-3 हफ्ते में ये फ्रैक्चर ठीक होते हैं।